कार्लाइस आगे बढ़ता है और स्ट्रॉन्ग टोन में बोलता है, चलो अब सुनो, नोबिलिटी को डिसरिस्पेक्ट करने का जो चार्ज था, उसके बावजूद प्रिंसेस के दया के कारण तुम सब लोग माफ किए जा रहे हो। सब मेट्स तुरंत झुककर उसके सामने नतमस्तक हो जाती है और प्रिंसेस का शुक्रिया करती है। कार्लाइस उन्हें चेतावनी देता है, लेकिन एक बात याद रखना, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ये अपॉर्चुनिटी सही से यूज करो। प्रिंसेस अंदर ही अंदर एक लंबी सांस छोड़ती है। फाइनली इस पागल आदमी को संभाल लिया, उसके मन में आता है। फिर कार्लाइस मुस्कुराता है और कहता है, अब जब सब कुछ सेटल हो गया है तो चलो रिकंसिलिएशन को सेलिब्रेट करते हैं। आज सब साथ डिनर करेंगे। वो तुरंत कहती है, रिकंसिलिएशन? हम लड़ तो नहीं रहे थे? ये कहकर वो सीधा वहां से चली जाती है। कार्लाइस वही खड़ा रहता है, एक्सप्रेशनलेस। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चलती है, मुझे क्या करना चाहिए ताकि ये औरत मेरे साथ डिनर करे। दूसरी तरफ गैब्रियल और एम्प्रेस ने फाइनली एक दूसरे के साथ टीम बनाने का फैसला कर लिया। दोनों अब कार्लाइस के खिलाफ प्लान कर रहे हैं। एम्प्रेस कहती है, कार्लाइस अपने बेस चला गया है और वो जगह फॉरेन जुरिडिक्शन में आती है जहाँ एम्पेरियल फैमिली कुछ नहीं कर सकती। फिर वो कन्फेस करती है, मैंने कोशिश की थी कि उसे काउंटेस परवेज से शादी करने से रोकने की, पर वो मेरी बात नहीं मानी। गैब्रियल कहता है, हिज हाइनेस भी अपना सबसे वैल्यूएबल टूल प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन लॉर्ड लेवेडा हमेशा अपनी फेथफुल सब्जेक्ट्स का ख्याल रखता है। हमारा मौका फिर आएगा। एम्प्रेस क्यूरियस होती है और पूछती है, ये गॉड्स अपना काम कैसे करते हैं? गैब्रियल सिर्फ इतना कहता है, आपको समझ आ जाएगा जब वक्त आएगा। जब सीन शिफ्ट होता है, सितंबर की शुरुआत होती है और खेतों में लोग बहुत एक्साइटेड दिखाई देते हैं क्योंकि हार्वेस्ट का टाइम आ गया है। लेकिन महीने के एंड में सब देखते हैं काले बादल छाए हुए हैं। एक फार्मर बोलता है, लगता है बारिश होने वाली है, पर सब कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो बादल जमीन के बहुत पास और अजीब लग रहे थे। एक बूढ़ा आदमी बोलता है, मुझे याद है 28 साल पहले भी कुछ ऐसा ही दिखाई दिया था। फिर वो जोर से चिल्लाता है, ये रेड है, बारबेरियंस आ गए हैं। सबको कहता है, सब लोग केव्स में छुप जाओ, मैं लॉर्ड को जाके इन्फॉर्म करता हूँ। तभी कार्लाइस और लियोनिल बैठकर बात कर रहे होते हैं। कार्लाइस कहता है, लगता है प्रीवोस्ट अब स्टेबल हो गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सप्लाईज रिलीज करना मुश्किल नहीं होगा। लियोनिल बोलता है, मटेरियल और पैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन काउंटेस्ट परवेज कमाल कर रही है। कार्लाइस सोचता है डेकर के बारे में। वो एक एस्कॉट था, पर उसका बिहेवियर काफी अनप्रेडिक्टेबल था। लियोनिल कहता है, सिर्फ डेकर नहीं, बेस के सब लोग अलग ही तरीके से काम कर रहे हैं, कैपिटल के लोगों से भी ज्यादा एक्टिव है। कार्लाइस एग्री करता है, हाँ, उसके बारे में जो र्यूमर्स थे सब गलत निकले। लोग कहते थे वो एरोगेंट है, पर असल में वो काफी सिंसियर है। फिर लियोनिल एक लेटर देता है, ये एम्परर फैमिली का है। कार्लाइस पढ़ता है और मुस्कुराता है। उन्होंने लिखा है कि वो लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए कुछ लोग भेज रहे हैं, प्रीवोस्ट। लियोनिल कहता है, मुझे लगा था सेलिसा अपने क्राउन प्रिंसेस वाली पोजीशन जाने के बाद बदल जाएगी, पर शायद नहीं। कार्लाइस कहता है, हाँ, उन्हें लगता है मैं 3 साल में डिवोर्स ले लूंगा। और वैलेंटिनो डियरेस्ट और सेलिक सबका एम्बिशन भी कम नहीं है। लियोनिल कहता है, लेडी डियरेस्ट सिर्फ सुंदर ही नहीं और काफी टैलेंटेड भी है। मुझे लगता है एम्प्रेस भी उसे क्राउन प्रिंसेस बनाना चाहती थी। कार्लाइस सोचता है, उसके अपीयरेंस और एम्बिशंस दोनों उसकी माँ जैसे है। लियोनिल कंफर्म करता है, हाँ, मुझे भी लेडी डियरेस्ट के लिए फीलिंग्स थी। हर विक्ट्री बैंक्वेट में मैं उसके साथ डांस करता था। कार्लाइस हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है, वो एक मछली थी जिसे पकड़ना ही था। लियोनिल ने हल्का सा मुस्कान के साथ कहा, लेकिन सिर्फ लेडी डियरेस्ट तो लगता है आपको पसंद करती है। कार्लाइस ने सीधा जवाब दिया, उससे मैं नहीं चाहिए, उसे
क्राउन प्रिंसेस की कुर्सी चाहिए। फिर थोड़ा ठंडे अंदाज में बोला, ये सब बस बना हुआ ड्रामा है, मैं चाहे तो किसी से भी प्यार का नाटक कर सकता हूँ। लियोनिल ने तुरंत मना कर दिया, सर आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि किसी को याद करना कैसा लगता है। कार्लाइस थोड़ा चौंक गया पर कुछ बोला नहीं। लियोनिल ने टॉपिक बदलते हुए कहा, वैसे उन्होंने अभी तक ये बताया भी नहीं कि वो भेजने क्या वाले हैं। शायद कोई ज्वेलरी या कोई एंटीक गिफ्ट हो। पर कार्लाइस के अंदर एक अजीब सा फीलिंग आया। उसका इंस्टिंक्ट कह रहा था ये लोग कुछ ना कुछ पागलपन जरूर करेंगे। तभी एक सोल्जर भागता हुआ आया और लाउड अनाउंसमेंट करता है, अटैक अटैक, बॉर्डर पे बारबेरियंस ने हमला कर दिया है, सब लोग इवैक्यूट हो जाओ। सब लोग एकदम से होश में आते हैं और हवा में टेंशन भर जाता है। आशा तुरंत सिचुएशन संभालती है और कहती है, शुक्र है ज्यादा लोग नहीं हैं, वरना और नुकसान होता। पर फिर भी ये हमारे लिए बुरा है। हमारी आर्मी पहले से ही कम है और हमारे वेपन्स पुराने हो चुके हैं। डेकर तुरंत बोलता है, हमें हिज मैजेस्टी कार्लाइस से मदद मांग लेनी चाहिए। अभी अपनी प्राइड के बारे में सोचने का टाइम नहीं है। ये बात सुन के आशा थोड़ा हर्ट होती है। क्या मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ जैसे मैं अपनी प्राइड बचाने में लगी हूँ? डेकर तुरंत झुककर बॉव करता है, माफ कीजिए, ये कहना मेरी बेवकूफ़ी थी। आशा कहती है, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही डेकर, मैं बस कह रही थी कि अभी स्ट्रेटजी के हिसाब से चलना ज़रूरी है। अगर हम कुछ गलत कदम लेते हैं तो लग सकता है कि हम अपनी प्राइड बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो फिर समझाती है, अगर कुछ बारबेरियंस हमारे सामने आके माफ़ी मांगने लगे तो हिज मैजेस्टी और हमारे बीच का रिश्ता बिगड़ जाएगा। और वैसे भी चाहे हमें पसंद आए या ना आए, उनके ऑर्डर्स से हम मना नहीं कर सकते। फिर वो फैसला करती है, इसलिए ये बारबेरियंस मैं खुद हैंडल करूंगी। तुम लोग एक्सपेडिशन का रिपोर्ट हिज मैजेस्टी को दो और फिर हम तुरंत निकलते हैं। वो हिज मैजेस्टी के चैम्बर में जाती है और कहती है, मैं डिपार्चर की तैयारी कर रही हूँ। कार्लेस पूछता है, इतनी जल्दी क्यों? उसके मन में ख्याल आता है शायद उसे बारबेरियंस के अटैक्स की न्यूज़ मिल गई है। आशा बताती है, आयररी ट्राइब, उनमें से एक ट्राइब जो अबेंडन लैंड में रहती है, उन्होंने बॉर्डर पर हमला किया है। मैं उन्हें रोकने जा रही हूँ। कार्लेस पूछता है, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? वो थोड़ा रुककर कहती है, हाँ, एक चीज़ है, अगर मैं मर गई तो आप प्रीवोस्ट को संभाल लेना। मुझे वादा कीजिए कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से निभाएंगे। कार्लेस सीरियस होकर कहता है, बस इतना ही? फिर थोड़ा सार्कास्टिकली बोलता है, तुम्हारे कहने का तरीका देखकर लगता है जैसे तुम सच में मरने जा रही हो। फिर पूछता है, और कोई रिक्वेस्ट है? वो कहती है, अगर आप इतने लंबे जिए कि आप सक्सेसर को देख सके तो प्लीज उनमें से किसी को काउंट प्रीवोस्ट बनाइएगा। कार्लाइस के मन में आता है, बस इतना ही कहना था। आशा फॉर्मली बोफ करती है, मैं वादा करती हूँ उन सब दुश्मनों को मिटाकर लौटूंगी जो इस जमीन और आपको सेफ्टी के लिए खतरा है। कार्लाइस थोड़ा उदास और डिसअपॉइंटेड सा कहता है, तुम्हारी ये बात बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं लगती। कौन सोच सकता है कि हम एक कपल है? फिर वो उसके पास आता है और उसके माथे पर एक हल्का सा किस करता है और धीरे से कहता है, मैं द ब्लेसिंग ऑफ एजेस बी विथ यू, तुम्हारी जीत हो। आशा अपने घोड़े पर चढ़ती है और रेडी हो जाती है बैटलफील्ड के लिए। कार्लेस खिड़की से उसे जाते हुए देखता है और लियोनिल से पूछता है, सब तैयार है रात के लिए? लियोनिल कहता है, बिल्कुल जैसा आपने ऑर्डर दिया था। कार्लाइस के पास टेलीस्कोप होता है और वो बैटलफील्ड की तरफ देखता है। उसके आंखों में एक एक्साइटमेंट होती है। देखते हैं ये लड़की कैसे लड़ती है। आशा दुश्मनों के सामने अपनी तलवार घुमाती है, एकदम स्किल्ड और फियरलेस। उसके सोल्जर्स एरो रेडी करते हैं और एक के बाद एक एरोस छोड़ते हैं। कार्लाइस खुश होता है, लगता है मेरे दिए गए सप्लाईज काम आ गए, और वो भी इतनी जल्दी। लेकिन अचानक लियोनिल चीखता है, अरे ये देखो! सब शॉक हो जाते हैं। आशा फ्रंट लाइट की तरफ बढ़ रही होती है। कार्लाइस के चेहरे पर टेंशन आ जाती है। ये लड़की पागल हो गई है क्या? लीडर होके फ्रंट लाइन में क्या कर रही है? लियोनिल कहता है, सर मुझे लगता है
हमें अब वो नाइट्स भेजने चाहिए जो रेडी है। अगर कुछ हो गया नहीं, तो वो ऐसे व्यक्ति की मदद नहीं लेना चाहती जिस पर वो ट्रस्ट नहीं करती है, इसलिए अभी रुक जाओ। आशा फाइनली एनिमे के लीडर के सामने आती है। लीडर उसे नीचा दिखाता हुआ टॉन्ट करता है। ये औरत कौन है? आशा तेज आवाज में कहती है, क्या तुमने लोअर ट्राइब के लोगों से नहीं सुना? तुम्हारा लीडर भी वही फेट फेस कर चुका है। और एक ही मोमेंट में वो उस लीडर को हरा देती है। बाकी सोल्जर्स अटैक करते हैं, पर बिना किसी रेजिस्टेंस के आशा उन पर डोमिनेट कर लेती है। कार्लाइस विंडो से देखते हुए सोचता है, ये लड़की तो क्रेजी है। अब समझ में आया कि वो ज्वेलरी या कोई यूजलेस चीज क्यों नहीं चाहती। बैटल के सामने ये सब कुछ भी नहीं है। उसे रियलाइज होता है कि काउंटेस परवेज सिर्फ एक्सीलेंट फाइटर नहीं बल्कि ब्रिलियंट टैक्टिशियन भी है। वो एनिमीज को डेंजरस लेकिन इफेक्टिव वे में एलिमिनेट करती है। अब कार्लाइस को कंफर्म होता है कि लीडर की सर काटने का काम काउंटेस परवेज ने ही किया था। वो स्मर्क करता है और सोचता है, सच में मैं भी उसके साथ लड़ने के लिए बाहर जाना चाहता था, पर वो हेल्प नहीं मांगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि मैं उसके इस साइड को देख लूं। लियोनेल बोलता है, सर अभी रियर अटैक फोर्स आ रही है। ये बेस्ट टाइम है नाइट्स भेजने का, क्योंकि अभी आर्मी के पास रियर अटैक रोकने की स्ट्रेंथ नहीं है। अगर प्रीवोस्ट की आर्मी डिफीट हुई तो हमारे ऊपर बर्डन और बढ़ जाएगा। कार्लाइस डिसाइड करता है, नाइट फोर्स को भेजो और मैं अपनी वाइफ की हेल्प करने जा रहा हूँ। आशा अपने आप सोचती है, एनिमी को नहीं पता कि प्रीवोस्ट इतने कोलोसल सपोर्ट के साथ कम से कम 1000 सोल्जर्स लेकर आई है। उसके आईज वाइडन होते हैं और वो रियलाइज करती है कि ये रियर गार्ड अटैक माउंटेन से आ रहा है। वो डेकर को ऑर्डर देती है, इन्हें यहाँ आने मत दो, तुम डैनिलो और 100 सोल्जर्स ले जाओ। डेकर हैरान होकर कहता है, आप पागल है क्या? सिर्फ 500 सोल्जर्स है यहाँ। अगर हम ये करते हैं तो ये जगह कोलैप्स हो जाएगी। तभी पीछे से कोई चीखता है, रेनफोर्समेंट आ रहा है। सब सरप्राइज होते हैं और आशा सोचती है ये 300 सोल्जर्स बच्चे कैसल में गार्ड के लिए है। पर पर फिर वो देखती है कि हिज हाइनेस कार्लाइस और उसके सोल्जर्स हैं। वो खुद को कंपोज करती है, अब डिस्ट्रैक्ट होने का टाइम नहीं है। डेकर सजेस्ट करता है, क्रू माउंटेन हिज हाइनेस को छोड़ दो और सिर्फ इनको एलिमिनेट करने पे फोकस करो। आशा खुशी से सोचती है, हिज हाइनेस सरप्राइजिंगली एक अच्छे पर्सन लग रहे हैं और अब ज्यादा इंटिमिडेटिंग और एंग्री भी है। कुछ ही देर में आशा उन सब एनिमीज को डिफीट कर देती है जो उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। लीडर्स शाउट करता है, रिट्रीट, और उन्हें रियलाइज होता है कि प्रीवोस्ट को एक दिन में सराउंड करना इम्पॉसिबल है। रात को फैलन सोल्जर्स को बैटलफील्ड से उठाया जाता है। वाउंडेड को केयर और सपोर्ट दी जाती है। आशा डेकर से कहती है, मैं हिज हाइनेस से मिलने जा रही हूँ। डेकर थोड़ा वरीड है पर समझ जाता है कि ये जरूरी है। आशा हिज हाइनेस के पास जाकर कहती है, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। डोंट वरी, मैं कॉरिडोर के थ्रू जा रही हूँ। वो कैजुअलिटी कैलकुलेट करती है। 600 सोल्जर्स में से 17 मारे गए, 45 सीरियसली इंजर्ड हुए और 200 से भी ज़्यादा लाइटली इंजर्ड हुए हैं। पर वो खुश है क्योंकि डैमेज एक्सपेक्टेड से कम हुआ है। उसके मन में ग्रैटिट्यूड के इमोशंस होते हैं, पर वो सोचती है हिज हाइनेस के लोग इस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करेंगे। फिर जब वो हिज हाइनेस के रूम में एंटर करती है, वो ऐसे लगता है जैसे वो उसका इंतजार कर रहा हो। वो कहता है, तुम आ गई, बैठो यहाँ। आशा उसके सामने झुकती है और कहती है, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। पर कार्लाइज फॉर्मेलिटी से खुश नहीं लगता। क्या तुम सिर्फ हेलो कहकर चले जाने वाली हो? क्या ये तुम्हें ऑकवर्ड लगता है कि मेरे साथ एक कप चाय शेयर करना? आशा कहती है, नहीं, मुझे बस लगता है कि जितना जल्दी हो सके थैंक यू और सॉरी कह दो तो बेहतर होता है। वो कहता है, मुझे पसंद है धीरे चलना और फिर पॉइंट पे आना, मजा आता है इसमें।
वो जानती है कि आशा बिजी है, फिर भी ऑफर करता है कि वो चाय के लिए बैठ सकती है। आशा कहती है ये मेरे लिए ऑनर है और बैठ जाती है, लेकिन कार्लाइस नहीं चाहता कि दोनों रिजिड हो। आशा कप देखकर हैरान है, सोचती है ये पतला कप कैसे वेस्ट तक बिना टूटे पहुंच गया। फिर वो पूछता है तुम मुझसे नाराज हो? आशा सोचती है क्यों पूछा, मैं नाराज क्यों हो उस व्यक्ति से जिसने मेरी जान बचाई। वो रिप्लाई करती है नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। आशा मन में सोचती है कि क्या कैपिटल के लोग के लिए क्या कॉमन सेंस नहीं है। वो मानती है कि वो एरोगेंट थी। अगर हिज मैजेस्टी ने रियर आर्मी को रोका नहीं होता तो उनको बहुत नुकसान होता। उसने खुद को ब्लेम किया कि उसने हेल्प नहीं मांगी। कार्लाइस फिर पूछता है क्या तुम हमेशा ऐसे तैयार रहती हो जाने के लिए? आशा कहती है क्या कोई वॉरियर बैटल में बिना तैयार के जाता है? वो कहता है नहीं। आशा कहती है पर मैं जाती हूँ। वो रिप्लाई करता है मुझे पता है, तुमने अपने हस्बैंड को ओपनली एनकरेज किया था। आशा याद करती है काश फ्यूचर में अगर उसके डिसेंडेंट्स होते तो कोई प्रीवोस थ्रोन पर सक्सीड करें। कार्लस पूछता है क्या तुम प्रीवोस से इतना प्यार करती हो? क्या तुम्हें डिसेंडेंट्स नहीं चाहिए जो प्रीवोस रीजन पर रूल कंटिन्यू करे? आशा कहती है नहीं, कोई भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति लीड कर सकता है। वो याद दिलाता है कि ये ऑनर उन उसके फादर और ब्रदर्स के सेक्रीफाइस की वजह से उसे मिला है, और पूछता है क्या ये अनफेयर नहीं होगा अगर किसी और का डिसेंडेंट ये चीज चुरा ले। आशा डिबेट करती है काउंट प्रीवोस का टाइटल क्या उनके फादर को अवार्ड था या एक चॉइस की वजह से मिला, ट्राइब के लोगों के सामने खड़े होने के लिए या सेक्रीफाइस करने के लिए। कार्लाइस चुप रहता है। आशा आगे कहती है पता नहीं ये ऑनर डिसेंडेंट्स को पास होना चाहिए या नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि ये जगह एक्साइल जैसी ना रहे। प्रीवोस्ट के लोगों ने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने बॉर्डर्स प्रोटेक्ट किया, ये नोबल काम था। कार्लाइस एग्री करता है हाँ, आर्मी इतनी स्ट्रांग है, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था। आशा फिर से ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करती है अगर आपकी मदद नहीं होती तो मैं बहुत ट्रबल में पड़ जाती। कार्लाइस प्रिटेंड करता है कि उसने बस इसीलिए किया, अगर आर्मी डिस्ट्रॉय होती तो मुझे और ट्रबल होता। वो पूछता है क्या तुम्हारे पास और कुछ कहने को है? आशा भी वही सवाल पूछती है। वो जब बात खत्म हो जाती है वो फेयरवेल कहती है और वहां से निकल जाती है। डोर के बाहर वो सोचती है वो कुछ बोलेगा शायद, लेकिन क्या भूल गया? क्या इसका मतलब ये है कि उसने बस हमारी हेल्प की बिना किसी कंडीशन के? वो थोड़ा डाउट करती है, सोचती है कि शायद ये एक एक्ट हो सकता है, एक तरह का डेप्ट इम्पोज करने का। फिर अपने आप को समझाती है कि शायद बस प्रैक्टिकल हेल्प था। कुछ दिन बाद इम्पेरियल पैलेस में एम्प्रेस अपने बेटे से कहती है ये दुख की बात है कि एबेंडन लैंड के बारबेरियन ने प्रिवोस्ट पे अटैक किया। मार्टिस कहता है पर उन्होंने इनग्राम ट्राइब के बारबेरियन को एलिमिनेट कर दिया। एम्प्रेस समझाती है कि पुराने लोग लगभग एक्सटिंक्ट है और जो इन्वेट किया है वो माइनॉरिटी ट्राइब है। मार्टिस कहता है सब बारबेरियन सेम होते हैं। एम्प्रेस कहती है ये वही लोग हैं जिनके लिए मैं थैंकफुल हूँ। मार्टिस पूछता है क्यों, क्या चाहते हैं ये लोग और आप थैंकफुल क्यों हो? एम्प्रेस देखती है कि वो इतना एंशियस क्यों है और उसको बताती है कि अगर मॉन्स्टर आया तो मैटिस को भी वहां ले जाना पड़ेगा। वो फाइनली अपनी एविल इंटेंट रिवील करती है, वार को प्रीवोस्ट में फिर से स्टार्ट करना और कार्लाइस की स्ट्रेंथ को वीकन करना। मैटिस को समझ आता है अगर बारबेरियन प्रीवोस्ट पे अटैक करते हैं तो अदर नोबल्स के विजिट और सप्लाईज रुक जाएंगे, इन्फॉर्मेंट्स का मूवमेंट भी कट ऑफ हो जाएगा, कार्लाइस को वापस कैपिटल लाना पड़ेगा। एम्प्रेस कहती है अगर कार्लाइस बारबेरियन के एरोस से मारा होता तो बेहतर होता। मैटिस थोड़ा हर्ट होता है पर उसकी माँ अश्योर करती है कि डरने की जरूरत नहीं, अगर कार्लाइस मरेगा तो मैटिस क्राउन प्रिंस बन जाएगा बिना रिस्क के लिए। मैटिस कहता है पर क्राउन प्रिंस या एम्परर तो अपना ही होना चाहिए। एम्प्रेस कहती है ये डिपेंड करता है अर्जेंसी और सिचुएशन पर। कार्लाइस की पॉपुलैरिटी सोशल सर्कल्स में बढ़ रही है।
अब उनको कार्लाइस की प्रेजेंस इरेज करनी है और वापस कैपिटल लाना है। एम्प्रेस लेटर लिखती है इनग्राम ट्राइब्स को, सप्लाईज और वेपन्स प्रोवाइड करो। ट्राइब को जीतने की जरूरत नहीं, गोल लॉन्ग लास्टिंग वार स्टार्ट करना। हाई प्रीस्ट गैब्रियल भी साथ में मूव करेगा। गैब्रियल लेटर रिसीव करता है और प्रीस्ट के सामने आता है। प्रीस्ट जेरोनिमो सॉरी बोलता है मीटिंग लोकेशन चेंज करने के लिए। वो कहता है ये टेम्पल लीडरशिप की फॉल्ट है जो सेक्युलर वर्ड के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं और गोल्डन बो फ्रैटर्निटी को ओप्रेस करते हैं। एक प्रीस्ट आर्ग्यू करता है गोल्डन बो पर्सनालिटी वर्ड ऑफ गॉड डिस्टॉर्ट नहीं करती। दूसरा प्रीस्ट कहता है लीडरशिप के सामने हमें हेरिटिक्स जैसे ट्रीट हो रहा है। गैब्रियल उसको अश्योर करता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं, अंत में वही जीतेगा और वो लोग उनका प्रोटेक्शन करेंगे। काउंटेस परवेज कैसल के बड़े हॉल में चल रही थी। सोचती है कि शायद आज सुबह कुछ हुआ होगा। वो दरवाजा खोलती है और सामने एक जेंटलमैन खड़ा है जो मुस्कुराते हुए कहता है गुड मॉर्निंग। उसने कहा कि वो उसे इसलिए बुलाया क्योंकि वो चाहते हैं कि मैरिड कपल होने के नाते थोड़ा वक्त साथ बिताए। लेडी परवेज ये सुनकर हैरानी से सोचती है ये सब अचानक क्यों। वो शायद समझने की कोशिश कर रही है कि क्या वो अपने लोगों की देखभाल करना भी इतना मुश्किल मानते हैं। प्रिंस कार्लाइस सोफे पर बैठा आशा की तरफ मुस्कुराता है, कहता है हम मैरिड है तो हमें एक साथ वक्त बिताना चाहिए। आशा हैरान होती है और सोचती है शायद ये उनका कोई नया प्लान है। वो रिप्लाई देती है कि वो कभी भी ऐसा नहीं सोच सकती कि उसे उनसे साथ नहीं होना चाहिए।